जिस नेपाल से बेटी और रोटी का रिश्ता हुआ करता था, कोरोना काल हो या फिर अन्य मुसीबत, भारत ने हमेशा जिस नेपाल की मदद करी, आज वही भारत को आंख दिखा रहा है। उसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, इसका आरोप वो भारत पर लगा रहा है। जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं और वहां पे क्या परिस्थिति, किस हालत में हुई, इस बारे में भी सब जानते हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का ये कहना है कि इसके पीछे भारत है। तो इस बात का खुलासा उनके एक पत्र से होता है जो उन्होंने जेनजी आंदोलनकारियों के लिए लिखा था, और उसमें इस बात को कहा गया है कि अगर वो भगवान राम के अयोध्या में जन्म का विरोध ना करते तो अभी उनकी सत्ता कई सालों तक रहती। उन्होंने इस बात का विरोध किया, साथ ही उन्होंने यूएन में नेपाल का नया नक्शा भेजा, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा, उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों से नेपाल की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को संभालने की अपील भी करी है। ये पत्र सामने आने के बाद एक बार फिर चर्चा होने लग गई है उस नियत की जो कि केपी शर्मा ओली की थी। पहले उन्होंने भगवान राम के जन्म पर सवाल उठाए, भारत का रुख ना करते हुए चाइना से दोस्ती बढ़ाई। क्या चाइना से दोस्ती का ही उन्हें खामियाजा उठाना पड़ रहा है? जिस तरह की हरकतें रही है नेपाल की, उसके बाद परिस्थितियां देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? अब नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा? अगर इस ओर भी बात करी जाए तो एक नाम काफी चर्चा में है। यूं तो कई लोगों का नाम सामने आया, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन जिसे मिल रहा है वो है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की मुख्य न्यायाधीश है, पहली न्यायाधीश है, महिला न्यायाधीश, जिनके नाम को सबसे ज्यादा समर्थन मिला है। एक बैठक बुलाई गई थी इस बारे में चर्चा करने के लिए कि नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा। वर्चुअली बैठक बुलाई गई जिसमें 5000 से ज्यादा छात्र जुड़े, प्रदर्शनकारी जुड़े, और उन्होंने सुशीला कार्की के नाम पर समर्थन दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री के पद को स्वीकारने के लिए उन्होंने 1000 लिखित हस्ताक्षर मांगे थे, लेकिन 2500 हस्ताक्षर उनको मिले हैं। अगर सुशीला कार्की की बात करी जाए तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाती हैं। इसके साथ ही जिस तरह से वो न्याय के प्रति समर्पित रहती हैं, उसके बाद उनका नाम, यहाँ पे उनके नाम को समर्थन मिल रहा है। उनकी अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो उन्होंने बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद उन्होंने 2016 में ये पद संभाला। सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश बनी। उसके बाद से अब जब ये परिस्थिति तख्ता पलट हुआ है नेपाल में, तो माना जा रहा है कि यही महिला नेपाल को संभाल सकती है, वहां पे भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। तो क्या भ्रष्टाचार की वजह से केपी शर्मा ओली को हटाया गया, या फिर सच में कोई षड्यंत्र किया गया है? क्या उनके बयानों की वजह से नेपाल में ये हाल हुआ है? क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, जिस तरह की वहां पे परिस्थिति देखने को मिली, आगजनी देखने को मिली, कई लोग वहां पे मारे गए हैं। उसके बाद जो परिस्थिति देखने को मिली, कई लोग तो अन्य देशों में जहां पे आंदोलन के बाद तख्ता पलट हुआ उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।